ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप मुझे देखना शुरू कर चुके हैं एसकेवी चैनल पे और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों आपने लास्ट वीडियो लेक्चर को बहुत सही से देखा होगा और सही से देखने के साथ साथ कॉपी पे उसकी प्रैक्टिस की होगी। अगर नहीं की हो तो कर लेना, क्योंकि बिना करे कुछ आने वाला है नहीं। अब देखिए मैं शुरू करने जा रहा हूं उसके आगे, इक्विवेलेंट मास के आगे। तो देखिए मैं कुछ फार्मूले बताऊंगा, ठीक है? उन फार्मूलों को दिमाग में रख लीजिए, शॉर्ट में ही क्वेश्चंस निकल आएंगे। देखिए बेटा, इक्विवेलेंट mass of metal in metal oxide, equivalent mass of metal in metal halide या metal chloride। अब इसमें क्या है, हमें क्या दे रखा है? दे रखा है बेटा mass of metal is x ग्राम and mass of oxygen is y ग्राम। ऐसे यहां पर भी दे रखा है मास ऑफ मेटल इज x ग्राम एंड मास ऑफ क्लोराइड इज y ग्राम। ये मैं इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म आपके लिए बना दूंगा जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? देखिए, तो पहले को डिस्कस करता हूं मैं आपको। हमें डेफिनेशन, लास्ट वीडियो लेक्चर में जो मैंने डेफिनेशंस बताई हैं उन पे आपको बहुत कंसंट्रेट रहना है, क्योंकि आप जब उस पे कंसंट्रेट रहेंगे तभी आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तभी आपको ये समझ आएगा। आपको पता है कि ऑक्सीजन का 8 पार्ट जितने से कंबाइंड होता है या प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट मास। आइए देखिए बेटा, जैसे यहां पर मैं कहूं y ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, पहले के लिए मैं बात कर रहा हूं। y ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज कंबाइंड विथ कितना बेटा, x ग्राम ऑफ मेटल। x ग्राम मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है तो 1 ग्राम कितने से करेगा, x अपॉन y से, तो 8 कितने से करेगा, x अपॉन y इंटू 8। यानी ये जो है बेटा, ये जो आया है ये क्या आया है, इट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। क्योंकि 8 पार्ट के साथ जितना कंबाइंड होता है वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। तो हम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल लिखेंगे इन मेटल ऑक्साइड x अपॉन y इंटू 8। फार्मूला बन गया मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8। अब अगर आपको पता करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था ये फॉर्मूला आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या लिखूंगा मैं, देखिए पीछे क्या आया है, पीछे आया x अपॉन y इंटू 8। तो x अपॉन y इंटू 8, दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। और हमें पता है ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना होता है, 8। तो हम लिखेंगे बेटा 8 कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन वाई। दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड। यानी इसका मतलब अब आपको अच्छे से समझ आ गया है कि इक्विवेलेंट मास मेटल का और मेटल ऑक्साइड का हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए, अगर यही चीज परसेंटेज में होती तो आप क्या करते, 100 मान लेते हैं कि 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड है, तो उसमें जितना परसेंटेज दिया होता है मेटल का या ऑक्सीजन का, उसको आप वेट एक्स और वाई पता चल जाता, परसेंटेज में एक्स और वाई पता चल जाता, आंसर हमारा निकल आता। क्या समझ में आ रही बात? ये इस तरह निकलेगा। अगर लास्ट वीडियो लेक्चर में एकदम एंड में आप देखेंगे तो मैंने परसेंटेज पे एक सवाल कराया है, उसको आप कर सकते हैं। अब ऐसे मेटल क्लोराइड का किया जाए, देखिए अब मेटल क्लोराइड में क्या दे रखा है, बिल्कुल वैसे देख लीजिए। इसमें मेटल क्लोराइड में यहां पर दिया है मेटल x ग्राम दिया और क्लोरीन दिया है y ग्राम। इसका मतलब देखिए y ग्राम of chlorine is combined with x ग्राम of metal। अब हमें मेटल का ही तो इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे?
हमें ये पता चल जाएगा कि 1 ग्राम कितने से कंबाइंड हो रहा है, x अपॉन y से। तो अब यहां पर क्या है, क्लोरीन। तो क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास कितना होता है, याद आया, 35.5। आपको अगर याद हो तो मैंने बताया है 35.5 इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन। तो 35.5 ग्राम कितने के साथ, तो x अपॉन y इंटू 35.5, दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज x अपॉन y प्लस 30, सॉरी यहां पर होगा इंटू 35.5। दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। जब इक्विवेलेंट मास कहा जाएगा तो आपको उसमें ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट द यूनिट ऑफ द इक्विवेलेंट मास। लेकिन अगर कहा जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट मास तो आप ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर कहा जाए ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, देन यू कैन राइट x अपॉन y 35.5 grams। दिस इज, अच्छा अब देखिए, अब ये तो हमने निकाल लिया। अगर हमें इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्लोराइड निकालना होता तो कैसे लिखते, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन। अब देखिए मुझे यहां पर कोई जरूरत नहीं जानने की कि उसका फॉर्मूला क्या है, यही फायदा है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का या इक्विवेलेंट मास का। ये क्या फायदा है, ये फायदा है कि यहां पर हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये CaCl2 है या KCl है या AlCl3 है, कोई जानने की जरूरत नहीं, सीधे निकालते चले जाएंगे। तो आ जाएगा x बाई वाई 35.5 प्लस, क्योंकि क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास 35.5, मेटल का x बाई वाई टू 35.5, दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्लोराइड। यानी हमें क्या समझ आया, हमें यह समझ आया कि अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उसके लिए यह जानना जरूरी है कि किसी और चीज का इक्विवेलेंट मास कितना है जो उसके साथ कंबाइन कर रहा है। जैसे पहले रिलेशन में मैंने ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास मुझे पता था, दूसरे में मुझे क्लोरीन का पता था, हमने आसानी से निकाल लिया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी चीज का इक्विवेलेंट मास पता चल जाए, किसी चीज का इक्विवेलेंट मास पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम किसी का भी इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम यही काम कर लेते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ द कंपाउंड्स। अब जो केमिकल स्पीसीज हैं, कंपाउंड्स हैं, उसमें क्या क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि हमारे कंपाउंड्स में सॉल्ट्स आ रहे हैं, एसिड्स आ रहे हैं, बेस आ रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, आयंस हैं, इन सब के हमको निकालने हैं इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो देखो जनरल क्या होता है, इक्विवेलेंट मास, जनरल फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ केमिकल स्पीसीज, कोई भी केमिकल स्पीसीज हो सकती है, क्या लिखेंगे, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये डैश लिखा है वैलेंसी फैक्टर, कुछ जगह लिखा रहता है एन फैक्टर, दोनों एक ही बात है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। अब मेरा बेटा आपको यह जानना है कि ये वैलेंसी फैक्टर क्या है या एन फैक्टर क्या है, यू मस्ट नो, ठीक है। अब इसका तरीका देखिए क्या है हमारे पास, पहले इसको देखा जाए। हम यहां पर लिख लेते हैं केमिकल स्पीसीज, केमिकल स्पीसीज, केमिकल स्पीसीज, और यहां पे लिख रहा हूं मैं वैलेंसी फैक्टर, ठीक है बेटा। तो देखिए अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तरह तरह से पूछा जाएगा, अगर आप जितना अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप तमाम सारे क्वेश्चंस खुद कर सकते हैं। पहला एसिड, दूसरा बेस, तीसरा आयंस, कैटायन और
एनाइन, चौथा सॉल्ट्स, और पांचवा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। देखिए एसिड के लिए क्या होता है वैलेंसी फैक्टर? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल और रिप्लेस्ड H plus ions, number of replaceable or replaced OH minus ion, ions में charge present salts, total positive और नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी ये हमारे पास वैलेंसी फैक्टर्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसे मैं अलग अलग आपको बताऊंगा कि किसका वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालोगे, ठीक है? तो आइए आगे करते हैं। वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड्स। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं HCl की। HCl का अगर हम देखें तो लिखेंगे H प्लस Cl माइनस। यानी अगर मैं ये कहना चाहूं कि HCl की रिएक्शन हम NaOH से कराएं तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा NaCl एंड वाटर। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा चूचू का मुरब्बा, देखो यहां पर ये HCl H प्लस देगा और NaOH OH माइनस देगा। H प्लस OH माइनस से मिलेगा बेचारा पानी पानी हो जाएगा, यानी वाटर फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि HCl से ये एक H प्लस निकला और ये यहां चला आया। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ HCl के अंदर एक H प्लस है जो कि रिप्लेसेबल है। वैसे भी एक H प्लस है लेकिन रिप्लेसेबल भी वही है। रिप्लेसेबल का मतलब हुआ जो H प्लस चाहे OH माइनस के साथ मिल जाए और पानी पानी हो जाए। तो जितना H प्लस पानी पानी हो जाएगा वही हमारा रिप्लेसेबल H प्लस है। और अगर ऐसा नहीं है तो अलग बात है, वो दिखाने वाला H प्लस है, वो एक्चुअली है नहीं। आइए, तो यहां पर वैलेंसी फैक्टर कितना आया? 1। वैलेंसी फैक्टर 1 आ गया। इसका मतलब अगर मैं लिखूं HCl के लिए इक्विवेलेंट मास, तो मुझे क्या पता है? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इसका मोलर मास कितना है? 36.5 अपॉन 1। दिस इज द इक्विवेलेंट मास। दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। H2SO4। H2SO4 मैंने NaOH से रिएक्शन कराया। इसका ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने लिखा NaHSO4 प्लस वाटर। देखिए यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर रहा है H2SO4 के साथ, तो H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या हुआ? बना NaHSO4, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल बना। तो इसमें रिप्लेस कितना हुआ है? तो 2H। कितने H है यहां पर? 2 H दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 2 में से एक H यहां निकल गया है। यहां पर एक H आया, एक H यहां रह गया। देखिए ध्यान से देखिए बेटा, एक H यहां पर रह गया, ये H, ये HSO4 बचा, एक H प्लस रिप्लेस हुआ। यानी यहां पर जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो 1 होगा। तो मोलर मास कितना हुआ? 98/1। मोलर मास 98 और वैलेंसी फैक्टर 1, तो ये आ गया इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए H2SO4 का इक्विवेलेंट मास 98। बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए H2SO4 अगेन प्लस 2NaOH। हमने लिखा Na2SO4 प्लस
2HOH। अब यहां पर देखिए कोई भी H यहां नहीं दिखाई दे रहा है हमको, यहां पर सिर्फ SO4 है, तो इसका मतलब ये दोनों H कहां गए, ये पानी पानी हो गए। यहां पर दो वाटर मॉलिक्यूल आ गए, ये पानी पानी हो गए मेरा बेटा। तो इसका मतलब रिप्लेस कितने हुए, 2H रिप्लेस हुए। इसका मतलब वैलेंसी फैक्टर कितना है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा चूचू का मुरब्बा, यहां पर वैलेंसी फैक्टर 2 है। तो बहुत सावधानी की जरूरत है, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। तो देखिए यहां पर इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, 98/2 एंड इट इज 49, यानी इसका मतलब H2SO4 का इक्विवेलेंट मास इस रिएक्शन के लिए 49 होगा। तो यहां पर 98 होगा और यहां पर 49 होगा। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं आगे। ऐसे ही मैं बात करूंगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की। क्या कहा मैंने क्या बोला, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, दैट मींस H3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। रिएक्शन करते हैं इसकी NaOH के साथ, NaH2PO4 प्लस वाटर। अगेन थोड़ी सी NaOH की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। थोड़ी सी NaOH की क्वांटिटी बढ़ाई, ज्यादा नहीं, 1 मोल इसका तो 2 मोल इसका। अगर शुरू से ठीक से पढ़ रहे होगे तो ये बातें मेरी समझ में आ रही होंगी। लास्ट वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखते जाइए, एसकेवी चैनल पे बने रहिए और लगे रहिए। आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, ऑलमोस्ट काफी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, आपको इस लायक बना देंगे कि आप आसानी से सिलेक्ट हो जाएंगे। हाँ, लेकिन मेहनत तो आपको करनी है, मेहनत आपके बदले कोई नहीं कर सकता। और अगर आप लेटे लेटे पढ़ रहे हैं बेड पे तो आप समझिए कभी सिलेक्ट नहीं होंगे। आप उठ के बैठिए, हाथ में पेन पकड़िए, कॉपी सामने रखिए, बोल बोल के पढ़िए और बार बार प्रैक्टिस करिए। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? अगर आप ऐसा करेंगे सिलेक्ट तभी होंगे। हमने 3 रिएक्शन लिखी, यहां पर H3PO4 जो है उसमें हमें 3H दिखाई दे रहे हैं, 3H दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ HCl में 1 H था, H2SO4 में 2 H थे, H3PO4 में 3 H थे, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, हम अगर ध्यान से देखें, नजरें इनायत करें अपनी, तो यहां पर 2 H है। तो अगर आप नजरें इनायत करेंगे, यहां पर 3 H है, यहां पर 2 H है, एक कहां गया, पानी पानी हो गया। यहां पर 3 H है, यहां पर 1 H बचा, 2 कहां गए, पानी पानी हो गए। यहां पर 3 H है और यहां पर कुछ भी नहीं है, सारे H गायब, कहां गए, पानी पानी हो गए। इसका मतलब ये हुआ यहां पर वैलेंसी फैक्टर 1 1 H गया, यहां पर वैलेंसी फैक्टर 2 2 H गए, यहां पर वैलेंसी फैक्टर 3 तीनों H चले गए। इसका मतलब अगर H3PO4 की बात की जाए तो इसका भी मोलर मास 98 होता है। तो यहां पर 98/1, यहां पर 98/2, यहां पर 98/3, ये हुआ इसका इक्विवेलेंट मास 98/2, 98/3। हमने अभी तक 3 एसिड्स की बात की। आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है ये। HCl की बात की, उसमें 1 H निकल रहा था, H2SO4 की बात उसमें 2 निकल रहे थे, 1 या 2 निकल सकते हैं, H3PO4 में 3 तक निकल सकते हैं। HCl मोनो बेसिक एसिड, जितने H रिप्लेस होते हैं, जितने H रिप्लेस होते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, बेसिसिटी। इसका मतलब मैं कहूंगा इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड is equal to molar mass upon basicity of acid। मतलब कि एसिड की जो बेसिसिटी है वो 1 HCl के केस में, H2SO4 के केस में 2, H3PO4 के केस में 3। H2SO4 H3PO4 को हम क्या कहेंगे, पॉलीप्रोटिक एसिड। क्या कहेंगे, पॉलीप्रोटिक एसिड। एक से ज्यादा जो H+ देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड। आइए इस पे बात करते हैं। अभी तक जो आपने देखा वहां पे कोई खतरा नहीं था। जब खतरा होता है तभी वो इंपॉर्टेंट होता है, मुख्य प्रश्न तभी होता है
जब कोई खतरा हो। यानी इसका मतलब क्या हुआ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आइए उन्हीं की बात करते हैं। तो अब हम ऐसे पे चलने जा रहे हैं जहां पर सावधानी रखने की बहुत जरूरत है। देखिए पहला मैं ले रहा हूं H3PO3, मैंने इसकी रिएक्शन NaOH के साथ की। ध्यान से देखिएगा, तो एकदम ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से। NaH2PO3 प्लस वाटर। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखिए। 2NaOH, Na2HPO3, 2HOH, H3PO3, 3NaOH। बहुत ध्यान से, एकदम आंखें खुली रहनी चाहिए, एकदम पैनी आंखें, नजरें इनायत, बिल्कुल अच्छे से। आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, किसी और के लिए नहीं, इसलिए आपको कंसंट्रेट रहना है। मेरा ख्याल आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। देखिए अब जो है मैं और एक लिख लेता हूं, H3PO2 NaOH। आप अपने आप भी लिख सकते हैं, NaH2PO2 वाटर, H3PO2 NaOH, NaHPO2, यहां 2 हो गया, 2 मोल, 2HOH, H3PO2, 3NaOH, Na3PO2, 3HOH। ये मैंने रिएक्शंस लिखी। अब क्या है, अब यहां पे हमें देखने में दिख रहा है कि 3H है, 3H इसमें भी है, 3H इसमें भी है, यानी H3PO3 में भी 3H है और H3PO2 में भी 3H है। ठीक है, लेकिन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। वो जो ऐसे करके दिखते रहते हैं उनसे नहीं खाता, वो खाता है उनसे जो अंदर होते हैं। इसका मतलब ठीक वैसे ही जैसे हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं, वैसे ही यहां पर जो H दिख रहे हैं वो सारे के सारे रिप्लेसेबल नहीं है। इसका मतलब जो रिएक्शंस आपके सामने लिखी हैं, ऑल द रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल। यानी इसका मतलब सावधानी रखना बहुत जरूरी है। कैसे पता करेंगे हम, तो इसमें कंसेप्ट है, उसको देखिए। अगर मैं H3PO3, H3PO4, H3PO3 और H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं स्ट्रक्चर। आइए, फास्फोरस, ऑक्सीजन, OH, OH, OH यहां बनाते हैं। एक ऑक्सीजन इसको दिया, OH, OH, H। देखिए यहां पर H3PO3 है ना, 3H, यहां पर एक ऑक्सीजन इसको देना जरूरी है डबल बॉन्ड के साथ। अब देखिए यहां पर, देखिए ये केमिकल बॉन्डिंग में है बेटा, H, H, H। ये इसके स्ट्रक्चर्स हुए, H3PO4, H3PO3, H3PO2। अब मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा चूचू को मुरब्बा, ध्यान देने की बात ये है कि कौन से रिप्लेसेबल है और कौन से नॉन रिप्लेसेबल। रिप्लेसेबल वो H होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े रहते हैं। यानी ऑक्सीजन के साथ जो H लगे हुए हैं, मेरा बच्चा, मेरा लाल, जो ऑक्सीजन के साथ H लगे हैं वो कैसे हैं, रिप्लेसेबल। क्यों, क्योंकि यहां पर जो O के साथ H लगा होगा उसमें पोलैरिटी इतनी ज्यादा होती है कि कचकचा के खींच लेता है। क्या खींच लेता है, कचकचा के खींच लेता है, क्या खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो ये क्या होगा, H प्लस बन गया और ये O माइनस बन गया। यानी इसका मतलब यहाँ पे जो पोलैरिटी उसकी वजह से यहाँ ये भी H रिप्लेसेबल, ये भी H रिप्लेसेबल और ये भी H रिप्लेसेबल। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं
तो यहां पर ये रिप्लेसेबल है, ये रिप्लेसेबल है, लेकिन ये रिप्लेसेबल नहीं है। इसका मतलब ये जो है सिर्फ 2H दे सकता है। तो यहां बताओ कितने H निकल सकते हैं? हाँ बताओ। हाँ सही सोच रहे हो, एक ही निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। डू यू गेट इट माय पॉइंट? अच्छा, इसका मतलब ये वाला हुआ आपका ट्राई बेसिक, ये हुआ आपका डाई बेसिक, और ये हुआ आपका मोनो बेसिक। कितना इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ये तो 3H दे सकता है, ठीक, लेकिन ये 2 ही देगा और ये 1 ही देगा। और अगर ये बात दिमाग में जा रही है, अगर ये बात दिमाग में जा रही है, तो आप सोचिए इस बात को कि यहां पर हम आपसे कहेंगे कि पहली रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि इसमें रिप्लेसेबल कितने हैं? 2, तो 2 में से एक रिप्लेस हो गया, एक पानी पानी हो गया, दूसरे वाले में दूसरा चला गया, पानी पानी हो गया। लेकिन यहां पर तीसरा वाला जो निकल रहा है वो निकलेगा कैसे? वो तो रिप्लेसेबल है ही नहीं। 3 तो ये निकाल ही नहीं सकता, 2 ही निकाल सकता है। दैट मीन्स व्हाट? दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई कि ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल, तो इसका मतलब यहां तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है, यहां पे दोनों पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये पॉसिबल है, क्योंकि ये कैसा है? मोनोबेसिक है, सिर्फ एक ही H निकल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इक्विवेलेंट मास हमें लिखना है, तो इसका इक्विवेलेंट मास, इसकी मोलर मास, इसका मोलर मास m/1, इसका मोलर मास m/2। रिप्लेस कितने हो रहे हैं? 2। यानी यहां पर वैलेंसी फैक्टर 1 है, यहां पर वैलेंसी फैक्टर 2 है, और इसका कोई मतलब नहीं। अभी मैं इस पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा, एकदम लगे रहिए, एकदम ध्यान से देखिए। अब देखिए यहां पर क्या होगा? वैलेंसी फैक्टर 1, तो अगर इसका मोलर मास m है, तो इसका मोलर इक्विवेलेंट मास m/1। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा यहां पर m/1, m/2, m/3 पॉसिबल है, यहां पर m/1, m/2 पॉसिबल है, और यहां m/1 पॉसिबल है। दीज आर द इक्विवेलेंट मासेस। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब सुनिए, अब देखिए यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर मैं कहूं अगर मैं इसमें कहूं कि इसको क्या कहोगे, तो एसिड प्लस बेस बराबर क्या होता है? सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो अगर एक H प्लस दे सकता है तो मोनोबेसिक एसिडिक सॉल्ट, देखो यहां पर क्या है? NaH2PO3, जरा इसके बारे में सोचिए, ये पानी में कितना H प्लस दे सकता है? यहां 2H है, लेकिन दोनों H रिप्लेसेबल नहीं है, क्योंकि यहां देखो 3 दिखाई दे रहे हैं, इसमें रिप्लेसेबल कितने हैं? सिर्फ 2, एक रिप्लेस हो गया। तो इसका मतलब ध्यान से सुनिए, यहां 3H हैं जिसमें से एक रिप्लेस हो गया, और रिप्लेसबल इसके अंदर कितने हैं? सिर्फ 2, यानी H3PO3 सिर्फ 2 रिप्लेस कर सकता है। H3PO3 सिर्फ 2 रिप्लेस कर सकता है, जिसमें से उसने एक रिप्लेस कर दिया। तो जो यहां 2H दिख रहे हैं, 2H जो दिख रहे हैं बेटा, ये जो 2H दिख रहे हैं, ये दोनों रिप्लेसेबल नहीं है। इसमें से एक रिप्लेसेबल है और एक रिप्लेसेबल नहीं है। हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और। तो इसका मतलब यहां पर सिर्फ एक H प्लस निकलेगा, तो ये कैसा है? मोनो बेसिक एसिडिक सॉल्ट।
यानी देखने में दो H हैं लेकिन ये एक ही H प्लस निकालेगा, तो ये मोनोबेसिक एसिडिक सॉल्ट। ये कैसा होगा? ये न्यूट्रल सॉल्ट है, क्योंकि इसमें H जो है ये रिप्लेसेबल नहीं है बेटा। तो ये मोनोबेसिक एसिडिक सॉल्ट, ये कैसा है? ये तुम्हारा है न्यूट्रल सॉल्ट। एंड दिस इज ऑल्सो न्यूट्रल, क्योंकि इसमें दो H दिखाई दे रहे हैं लेकिन दोनों ही रिप्लेसेबल नहीं है, इसमें कोई भी रिप्लेसेबल नहीं है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। मेरी बात समझ रहे हो? तो अब अगर आप देखेंगे इसमें, देखिए इस केस में, देखिए ये कैसा है? डाइबेसिक एसिडिक सॉल्ट। ये कैसा है? मोनोबेसिक एसिडिक सॉल्ट। ये कैसा है? न्यूट्रल सॉल्ट। डाइबेसिक क्योंकि दोनों H रिप्लेस हो सकते हैं, ये डाइबेसिक, ये मोनोबेसिक, ये न्यूट्रल। यहां पर ये कैसा है? ये दिखने में H2 दिखाई दे रहा है, दिखने में खतरा है, यहां पर ये मोनोबेसिक, ये न्यूट्रल, यहां पर ये न्यूट्रल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी सॉल्ट हमारा कैसा है ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? कोई परेशानी? ध्यान से देखिए। अब ये हमारा एसिड का इक्विवेलेंट मास का कंप्लीट हो गया है। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। तो उसमें जो है, अब इसमें हम बात करेंगे H3BO3 की। H3BO3 की बात करेंगे। H3BO3 की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, H3BO3 बोरिक एसिड। अब सोचिए आप, अभी आपने देखा H3PO4, फिर देखा H3PO3, फिर देखा H3PO2, ठीक है ना? तो H3PO3, H3PO4, तो H3PO4 जैसा दिख रहा था वैसा ही था, ट्राइबेसिक। लेकिन H3PO3 तो जैसा था वैसा नहीं दिख रहा था, उसमें 3 H दिख रहे थे, डाइबेसिक था। H3PO2 हमें दिख रहा था ट्राइबेसिक, था कैसा? मोनोबेसिक। तो ये बातें बहुत ध्यान रखने की। अब यहां पे कोई भी कहेगा कि भाई ये ट्राइबेसिक है, नहीं, ये ट्राइबेसिक नहीं है। आइए देखते हैं यहां पर क्या है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए ध्यान से देख लो। यहां पर ये वैकेंट ऑर्बिटल होता है। जब आप इसको पढ़ोगे, बोरॉन ग्रुप को पढ़ोगे, तो बोरॉन ग्रुप में पता चलेगा कि जो बोरॉन होता है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के साथ साथ इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो जो वैकेंट ऑर्बिटल मतलब भूखा है, भूखा है बेटा, भूखा है बोरॉन। किस चीज का भूखा है? इलेक्ट्रॉन का भूखा है। तो देखिए, जैसे ही आप वाटर में इसको डालोगे तो ये क्या करेगा? कचकचा के खींच लेगा। क्या? इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कचकचा के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेटा, तो क्या होने जा रहा है? देखिए, ये बोरॉन, किसने इलेक्ट्रॉन खींचा? बोरॉन ने खींचा। किसका खींचा? ऑक्सीजन का। तो किसने इलेक्ट्रॉन खींचा? बोरॉन ने। खोपड़ी पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज बताएगा ना, मैंने खींचा इनका, हमने खींचा है इनका। किसने खींचा? बोरॉन ने खींचा। किसका खींचा? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन बताएगा इन्होंने मेरा इलेक्ट्रॉन खींच लिया। तो अब क्या होगा? ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन खींचा गया, ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको आ जाएगा गुस्सा कि हमारा इलेक्ट्रॉन खींच लिया। हम अच्छों का खींचा करते हैं, इन्होंने मेरा खींच लिया। तो वो क्या करेगा? वो इनका खींच लेगा कचकचा के। अब क्या हुआ? अब ये हो गया, देखिए, OH OH OH। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। H प्लस निकला। तो अब जरा देखिए कौन सा H निकला है? वाटर से H प्लस निकल रहा है। इसका मतलब हमें H प्लस तो दिख रहा है, यानी ये तो पता चल रहा है कि एसिड है। लेकिन एसिड कैसे? एसिड कौन होता है? जो H प्लस दे या OH माइनस ले। तो H प्लस कहां से निकल रहा है? वाटर से निकल रहा है। देख लीजिए आपके सामने। इसका मतलब एसिड, एसिड अच्छा कौन है? वाटर। किससे अच्छा? H3BO3 से। तो H3BO3 क्या है? ये वीक एसिड। पहली बात वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि इसका H प्लस नहीं निकल रहा है। H प्लस किसका निकल रहा है? वाटर का। तो ये एसिड क्यों है? क्योंकि ये एक OH माइनस ले रहा है।
क्योंकि OH माइनस ले रहा है इसलिए ये एसिड है। मेरी बात समझ गए? तो अब एक OH माइनस ले रहा है तो इसलिए ये मोनो बेसिक वीक एसिड। ध्यान रहे H3BO3 इज द मोनो बेसिक वीक एसिड, बोरिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। और अक्सर यह भी पूछा जाता है इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या है। तो इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये है BOH4 माइनस। ये मेरी बात समझ गए? मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं एसिड का इक्विवेलेंट मास तक रख रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस डिस्कस करूंगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, आयंस एंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। खास बात यह है कि जब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करना शुरू करूंगा, वहीं से मैं पढ़ाऊंगा रिडॉक्स। ठीक है, दैट्स ऑल। तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट लिखें और एसकेवी चैनल पे बने रहें।